गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 6 के सभी बच्चों का पुनः हम लोग स्वागत करते हैं। भूगोल विषय में अध्याय 2 पढ़ेंगे आज हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं अध्याय 2 में क्या है। तो हमारा किताब में हम लोग निकालेंगे और देखेंगे कि पहला चैप्टर हमारा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर चलेंगे। ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। जैसा कि आप लोग ग्लोब देखे होंगे, अपने विद्यालय में ज़रूर देखे होंगे। ये ग्लोब है, ग्लोब का ये चित्र है। इसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी का प्रतिरूप है। ये जिसको हम लोग ग्लोब कह रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ नीचे पृथ्वी का प्रतिरूप, ये ग्लोब है। इसी के ये एक छोटा सा रूप है। हमारा जो पृथ्वी है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है, उसका एक ये प्रतीकात्मक रूप है जिसको हम लोग ग्लोब कहते हैं। और इस पे हमारे जो दुनिया है, पूरा विश्व का, इस पर मैप बना हुआ रहता है। इस पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे नाम भी लिखा हुआ रहता है। तो आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे इसको। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघुत्तम में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। ग्लोब बड़े ग्लोब जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हम लोग जान चुके हैं पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। आप ग्लोब को सावधानी पूर्वक देखिए, यह आपको पृथ्वी का प्रतिरूप लगेगा, जो कि चित्र 2.1 में हमारा दिया हुआ है। गोल पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण अत्यंत कठिन होता है। पृथ्वी है, काफ़ी बड़ा है इसका आकार, इसका किसी स्थान का निर्धारण अत्यंत कठिन होता है, लेकिन कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की सहायता से स्थान का निर्धारण किया जा सकता है। आप ग्लोब को देखें, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहते हैं। और ग्लोब के दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होती है, वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है, वो वास्तविक में नहीं है। पृथ्वी पर अन्य काल्पनिक रेखाएं भी होती है। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा विषुवत वृत्त कहलाती है। यहाँ हम लोग चित्र 2.2 में देख रहे हैं, पृथ्वी पर विषुवत रेखा एवं गोलार्ध। इस पर चित्र की सहायता से हम लोग इसको समझेंगे और फिर आगे चलेंगे। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जो उत्तर की ओर होगी उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध, एवं जो दक्षिण की ओर होगी उसको दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। विषुवत रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाते हैं। अक्षांशों को अंश यानी कि डिग्री में मापा जाता है। विषुवत वृत्त को 0 अंश 0 डिग्री के द्वारा दर्शाया जाता है। विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। जैसा कि चित्र 2.3 में हम लोग देख रहे हैं, अक्षांश बना हुआ और वहाँ 45 डिग्री लिखा हुआ है। देख लीजिए चित्र 2.3 में। चूँकि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो अर्धवृत्तों में बांटती है, बीचों बीच बांट रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, तो यहाँ अधिकतम कोणीय दूरी 90 डिग्री होती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित 0 से बढ़ते जाएगा, 0 से
90 डिग्री तक जाता है, 90 डिग्री होता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाएं एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश समानांतर रेखाएं कहते हैं। यही कारण है कि अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा भी लिखी जाती है। सामान्यतः इसे उत्तर को n एवं दक्षिण यानी कि s के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 23.5 डिग्री है, 23.1/2 डिग्री अक्षांश रेखा पर रांची एवं लिम्पोपो जो कि दक्षिण अफ्रीका में है स्थित है, परंतु रांची 23.1/2 डिग्री उत्तरी अर्थात उत्तरी गोलार्ध में एवं लिम्पोपो 23.1/2 डिग्री दक्षिण अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। इसको ध्यान देना होगा, इसको जानना होगा कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो हम देख रहे हैं कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है, 181। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। ध्यान दीजिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। विषुवत वृत्त से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है, जिसे हम लोग चित्र 2.4 में भी देखेंगे, दर्शाया गया हुआ घट रहा है। देख लीजिए, घटता है इसमें। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो महत्वपूर्ण है उन पर ध्यान देंगे हम लोग। विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं सदैव पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री n और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री s साउथ के अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। ये है, पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री, n लिखा हुआ मतलब उत्तर नॉर्थ। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.1/2 डिग्री साउथ। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त 66.1/2 डिग्री n। और चौथा, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त 66.1/2 डिग्री s। इन रेखाओं को चित्र संख्या 2.5 में प्रदर्शित किया गया है। चित्र में हम लोग इसको देखेंगे और उसको जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं वो 4 रेखाओं का नाम मैंने पढ़ा, उसको आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। ध्यान दीजिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। अतः इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। इस प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जाती है। यहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है, यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। सालों भर ग्रीष्म ऋतु, काफ़ी गर्म होगा, गर्मी का मौसम रहेगा। कर्क एवं मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। काफ़ी वहाँ ठंड रहेगा, हमेशा ही ये इस तरह का वहाँ मौसम देखने को मिलेगा। इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है।
यहाँ वर्ष में शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु दोनों का अनुभव किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त तथा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। अतः इस प्रदेश में न्यूनतम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि देशांतर क्या है। किसी स्थान के निर्धारण के लिए अक्षांश रेखाओं के साथ साथ देशांतर रेखाओं का ज्ञान भी आवश्यक होता है। देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती है। पुराने समय में स्थान निर्धारण एवं समय निर्धारण की कठिनाइयों को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय यामोत्तर सम्मेलन में विभिन्न देशों के विद्वानों ने यह निश्चय किया कि ब्रिटेन के ग्रीनविच स्थान, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमुख यमोत्तर माना जाए। इसका मान 0 डिग्री देशांतर रखा गया। यहीं से 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। इस प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। देशांतर रेखाएं सदैव उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, इसका भी ध्यान रखना है। उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। चित्र 2.6 में इसका हम लोग अवलोकन कर सकते हैं। प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री एवं 180 डिग्री दोनों मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। यही कारण है कि किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व ई, पूर्व मतलब ई फॉर ईस्ट, अथवा पश्चिम यानी कि वेस्ट W लिखा होता है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर रेखा एक ही रेखा है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी बराबर होती है। 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों पर घटकर 0 हो जाती है, जहां सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है। देशांतर रेखाओं को भी अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। अगर किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आइए इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं। झारखंड का रांची शहर 23 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 85 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब आप ग्लोब पर उस बिंदु को देखिए जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु इस रांची शहर की सही स्थिति को बताएगा। इसको हम लोग ग्लोब में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार जहाँ कट रही है एक दूसरे को काट रही है। इसे समझने के लिए कागज़ का समान दूरी वाले क्षैतिज यानी कि अक्षांश तथा ऊर्ध्वाधर यानी कि देशांतर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ, अंग अक्षरों से दर्शाएं।
जिन बिंदुओं पर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे छोटे वृत्त खींचिए। इस वृत्त का नाम दीजिए अ, ब, स, द, ध के नाम से व्यक्त कीजिए। ये आप अभ्यास कर सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। अब यदि मान लिया जाए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर तथा क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को प्रदर्शित करती है, तो आप देखेंगे कि वृत्त अ उत्तरी अक्षांश एवं ख पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं हम लोग चित्र 2.7 के अनुसार, जहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। देशांतर और समय को हम लोग जानेंगे। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी एवं ग्रहों की गति है। पृथ्वी एवं ग्रहों की गति से हम लोग माप सकते हैं। गति इनका समय को मापने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन की घटना है, अतः स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व में समय निर्धारित करने का यह सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अंदाजा सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाइयों से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। देशांतर रेखा का उपयोग किसी स्थान का समय निर्धारण करने में किया जाता है। किसी भी देशांतर पर जब सूर्य अपनी सर्वोच्च स्थिति में होगा तो उस देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। एक जानने योग्य बात है, इसको भी हम लोग यहाँ जान लेंगे। ग्रीनविच से गुजरने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यमोत्तर के पूर्व स्थित देशों में समय सदैव आगे और पश्चिम स्थित देशों में सदैव पीछे रहता है। ये विश्व के समय क्षेत्र हैं, जिसको दिखाया गया है चित्र 2.9 विश्व के समय क्षेत्र में। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। पश्चिम से पूर्व घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। यही कारण से सूर्योदय सदैव पूर्व दिशा में होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य हमेशा पूर्व से ही क्यों निकलता है, तो उसका कारण हम लोग जान लिए यहाँ। चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, इसी कारण से सूर्योदय सदैव पूर्व दिशा में होता है। इसी क्रम में 1 डिग्री देशांतर सूर्य के सामने से 4 मिनट में गुजर जाती है। इसलिए पृथ्वी को सूर्य के सामने से 15 डिग्री देशांतर पार करने में 15 गुना 4 यानी कि 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का समय लगता है। इस गणना से पूरे 360 डिग्री देशांतर को पार करने में 24 घंटे का समय लगेगा। यहाँ जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट और 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। हमें पता है कि 15 डिग्री देशांतर पार करने में 1 घंटा का समय लगता है। इसलिए यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर का 1 एवं 15 डिग्री पश्चिम देशांतर पर सुबह का 11 बजेगा। पश्चिम है, पीछे होगा, तो अभी 12 बज रहा है ग्रीनविच में दोपहर, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर का 1 एवं 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह का 11 बजेगा। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। मानक समय स्टैंडर्ड टाइम क्या है? अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, जिसके कारण
अनेक देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटा का अंतर है। क्योंकि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग के देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर है, इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाले किसी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82.1/2 डिग्री पूर्व यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को मानक देशांतर माना जाता है। चित्र 2.8 यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इसे भारतीय मानक समय IST के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसलिए इसे IST के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। राकेश रांची के निकट एक छोटे से गांव में रहता है और अपने मित्र सतीश से कहता है कि वह आज शाम को खेलने नहीं आ सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में सुबह 10 बजे से शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 3:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आपको भारत एवं इंग्लैंड के बीच का समय का अंतर पता है? भारत का मानक देशांतर ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में सुबह के 10 बजे होंगे तब भारत में अपराह्न के 3:30 यानी कि लगभग समझ लीजिए कि दोपहर के बाद का समय 3:30 हो चुका होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हम लोग जानते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह बेरिंग जल संधि एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इस रेखा को पूर्व से पश्चिम पार करने पर एक दिन समय पीछे हो जाता है। उसी तरह पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन समय आगे बढ़ जाता है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक विस्तृत 2.9 से समझ सकते हैं। कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार अत्यधिक होने के कारण एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस को 11 मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है। आप USA तथा कनाडा के मानक समय क्षेत्रों की संख्या का पता लगाइए। ये आपका होमवर्क है, आप पता लगाइए। और ये चित्र अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जिसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर को हम लोग पढ़ के समाप्त कर लिए। ये प्रमुख शब्द कुछ आपके लिए दिए हुए हैं जिसको आपको जानना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ। इसके बाद हम लोग अभ्यास पे जाएंगे। इसी के साथ ये हमारा पार्ट 2 यहाँ पे पूरा होता है। धन्यवाद।